अंतर्राष्ट्रीय समाचार में देखेंगे आज पीएम मोदी को फ्रांस ने किया बास्टिल डे के लिए आमंत्रित। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड के लिए फ्रांस आमंत्रित किया। उन्होंने देशों के बीच संबंध मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। बास्टिल डे परेड फ्रांसीसी इतिहास में एक क्या है महत्वपूर्ण घटना है जो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल कारागार के तबादले की घटना की याद में मनाया जाता है, जो फ्रांसीसी क्रांति में एक मोड़ था। परेड देश की सैन्य और उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए होता है। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। ओपेक सदस्यों ने की 1 मिलियन बैरल से अधिक तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा। तो अब इसके बारे में समझते हैं। एक अचानक घोषणा में ओपेक के सदस्य जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, अल्जीरिया ने मई से दिसंबर तक 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक के ऑयल उत्पादन कटौतियों की घोषणा की। क्या है और समझते थोड़ा सा। उन्होंने बताया कि तटस्थता को समर्थन देने के लिए एक बचाव उपाय है। इस समूह में 23 तेल उत्पादक देश शामिल हैं जो पिछले वर्ष अपने संगठित उत्पादन को 2 लाख बैरल प्रतिदिन कम कर चुके थे, और उन्होंने अपनी आगामी वर्चुअल मीटिंग में समझौते पर उपलब्ध उत्पादन स्तरों को बनाए रखने की उम्मीद है ताकि बाजार में स्थिरता लाई जा सके। ओपेक सदस्यों ने अप्रस्तावित रूप से ओपेक प्लस मंत्री स्तरीय पैनल की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान तेल उत्पादन कटौतियों की घोषणा की है। सऊदी अरब, इसमें इराक है, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, अल्जीरिया और ओमान शामिल है, और बाकी 23 देश बता रहे हैं ना, तो इसमें ये जो मेन देश है उनके नाम है। चलिए इतनी बात आगे समझ में आगे और समझते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम की जो बदलने की घोषणा कर दी इसने। ठीक है, समझते हैं। और चीन के सिविल अफेयर्स मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की सूची प्रकाशित की है। इसे जांग नान के नाम से उत्तर भारत के तिब्बत के दक्षिण क्षेत्र में उल्लेख किया गया है, जिसमें चीनी, तिब्बत और पिनियन अक्षरों का उपयोग किया गया है। नामों पर नियमों के अनुसार भारतीय राज्य पर दावा करने की कोशिश ये बताया मैंने। चीन के नागरिक कार्य मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की सूची जारी की। इन स्थानों में 2 आवासीय क्षेत्र, 2 भूमि क्षेत्र, 5 पर्वत शिखरों और 2 नदियों के नाम शामिल है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्थानों के नामों की श्रेणियां और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक जिलों की सूची भी दी है। आगे समझ से चैट जीपीटी के बाद इटली अंग्रेजी भाषा पर लगाएगा प्रतिबंध। आएंगे और समझते हैं। कुछ आश्चर्यजनक कदमों के तहत इटली सरकार ने घोषणा की है कि अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करने और उससे उपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माने लगाने की योजना बनाने वाली है। इस घोषणा के 2 सप्ताह बाद ओपन एआई द्वारा विकसित भाषा मॉडल चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला आया। सरकार के बयान के अनुसार अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन पर तकनीकी और आर्थिक शुल्क 89.3 लाख रुपए तक के होंगे। यह फैसला इटली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने और विदेशी भाषाओं, विशेष रूप से अंग्रेजी के प्रभाव को कम करने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। रक्षा समाचार। अमेरिका और भारतीय वायुसेना कोफ इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास शामिल होंगे। चलिए तो समझते हैं। अगले सप्ताह रूस में बने भारत के सुकोई 30 लड़ाकू विमान अमेरिका F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेटों के साथ करने वाली एक अभ्यास नामक कोफ इंडिया भाग ले लेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण यह अभ्यास टाला गया था और 4 साल के अंतराल के बाद यह आयोजित हो रहा है। अर्थव्यवस्था समाचार में देखें। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.3% रहने का अनुमान विश्व बैंक कह रहा है।
एक बार इसकी पूरी खबर देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि का अंतिम आंशिक आकलन 1 अप्रैल 2024 को 6.6 से 6.3% तक घटाने का अनुमान लगाया है। इस गिरावट का कारण आय के स्तर में कमी के कारण खपत में कमी है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के उच्च स्तर के सेवानिवृत्त निर्यात जो 2021 के अंतिम तिमाही में नए शिखर तक पहुंच गए थे, विदेशी जोखिमों से अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने में मदद करेंगे, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंद हो रही है और इसका देश के माल निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव होने की उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग समाचार में आरबीआई ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए दूसरी और इसको अच्छे समझते हैं। 3 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि नीरज निगम को नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। निदेशक थे और अब ईडी के रूप में उनके नए पद पर कार्य संभालेंगे। आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषणा की। जस्ट पे थोड़ा सा, फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है। चलिए और समझते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईपीएल के सीजन 16 के लिए राजस्थान रॉयल्स आरआर के साथ अपना संबंध नवीनीकृत किया है। फिनो बैंक आधिकारिक रूप से आरआर का डिजिटल बैंकिंग साथी होगा। बैंक ने पिछले सीजन में आरआर के साथ डिजिटल भुगतान साथी के रूप में साझेदारी करके महान खेली घटना में अपना शुभारंभ किया है। आइए और समझते हैं। इस सहभागिता के माध्यम से नवीनतम लॉन्च किए गए फिनो पे डिजिटल बचत खाते को अधिक ध्यान मिलने की उम्मीद है। आइए और समझते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में किया अपनी पहली स्टार्टअप समर्पित शाखा का उद्घाटन। समझते हैं। भारतीय स्टेट ऑफ द आर्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, ने पहली बार पुणे महाराष्ट्र में स्टार्टअपों के लिए एक विशेष शाखा खोली है। इस विशेष शाखा से स्टार्टअप को उसकी विकास यात्रा के दौरान हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। उद्घाटन समारोह में बैंक के कार्यकारी निदेशक आशीष पांडे समेत कई अन्य अधिकारी शामिल थे। समारोह में बैंक ने स्टार्टअपों के लिए पूर्वानुमानित वित्त पोषण के लिए एसआईडीबीआई वेंचर कैपिटल के साथ एक समझौता भी हस्ताक्षर किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 1935 में स्थापित किया और 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया। बैंक व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसी एक विस्तृत बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। कौन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहे थे। चलिए आगे समझते हैं। यूपीआई ने मार्च में किया अब तक का सबसे अधिक 8.7 अरब का कारोबार। चलिए और समझते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसके फुल फॉर्म में आप लिख लेना। यूपीआई की भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 5 इसे आप याद कर सकते हो, ट्रिलियन के बराबर है। यह उपलब्धि यूपीआई के शुरुआत से अब तक के लिए एक और मिलस्टोन है। राष्ट्रीय भुगतान निगम डेटा के अनुसार मार्च 2023 में यूपीआई लेन देनों की मात्रा में 60% वृद्धि और मूल्य में 46% की वृद्धि, जो पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में। वर्ष 2022 में यूपीआई ने 5.4 अरब लेन देन का विचार किया था, जिसका मूल्य 9.6 ट्रिलियन रुपये था। चलिए तो वृद्धि हो गई है, ये बात याद रखने ला। आगे समझते हैं। आरबीआई ने जारी किया भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति पर दिसंबर 2022 तक का डेटा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर 2022 के अंत तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति आईआईपी के बारे में विवरण साझा किया। डेटा के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच नॉन रेजिडेंट्स का भारत में नेट दावा $12.0 बिलियन कम हो गया और दिसंबर 2022 के अंत तक $374.5 मिलियन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इधर देखते हैं। ये वाली खबर छोड़ के ये वाली देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खान, ठीक है। हर साल 4 अप्रैल को विश्व खतरनाक खाद्यान्नों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें खत्म करने के लक्ष्य के साथ खाद्यान्न जागरूकता और सहायता में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्यान्न कार्य की सेवा यूएनएमएस
खाद्यान्न कार्य समुदाय का नेतृत्व करता है, जो खाद्यान्न कार्य के लक्ष्यों को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्यान्न कार्य सेवा ने इस वर्ष के अभियान के लिए माई एक्शन कैन नॉट वेट नामक थीम का चयन किया, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे देशों में विस्फोट खाद्यान्न उत्पन्न दीर्घकालिक मुद्दों पर ध्यान खींचने का उद्देश्य है। बैठक और सम्मेलन, ये जो हम लोग समझते हैं इधर G20 सशक्तिकरण, दूसरे बैठक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। G20 एम्पायर अलायंस महिला के नेतृत्व और उनके सशक्तिकरण को निजी क्षेत्र में त्वरित करने के लिए समर्पित है। यह पहल न केवल सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी है, क्योंकि G20 दुनिया की GDP के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और दुनिया की जनसंख्या के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक स्थिति के साथ G20 महिला समानता और महिला के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। आगे और समझते हैं नियुक्तियाँ। सीनू झावर बनी TIE राजस्थान की पहली अध्यक्ष बनी है। ये इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इसको बोलें TIE। राजस्थान ने डॉक्टर सीनू झावर को 2 वर्षीय अवधि के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया 2023 से 2025। चलो और समझते हैं योजना एवं समितियाँ। PM स्वनिधि योजना में अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर्स ने किया कम कर्ज, और समझते इसके बारे में। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि PM स्वनिधि योजना के तहत सड़कों विक्रेता को 42.7 लाख ऋण देंगे।